हाँ जी। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था प्री पार्टीशन, जहां पर एंड हुई थी हमारी। ठीक है, पाकिस्तान जो है बन चुका था। जितनी डेवलपमेंट्स थी शुरू से लेकर 712 से लेकर कैसे कैसे इस्लाम इमर्ज हुआ, फिर किस तरह से पाकिस्तान बना, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो मुसलमानों ने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की और अल्टीमेटली उन्होंने अचीव किया। अब हम आगे बात करेंगे, पाकिस्तान बन गया, मुल्क अब बन गया। अब पोस्ट पार्टीशन, पार्टीशन के बाद से लेकर आज तक की 70 71 72 सालों की जो हिस्ट्री है, अब हम उसको देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल का सामना था, उन मसाइल से किस किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डायनामिक्स जो है वो शेप हुई। ठीक है, कौन कौन से मसाइल आए और मसाइल आने की वजह से आज जो हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज हम उनकी कंसिक्वेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। कौन सी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान बनते ही हुई थी जिसके असरात आज तक हमें नजर आते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल डायनामिक्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स को देखेंगे, गवर्नेंस के इश्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज की लेक्चर की इंपॉर्टेंस किस लिहाज से, पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से तो है। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जब आप डेमोक्रेसी का ऐसे लिख रहे होते हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हर दफा ऐसे आता है, या पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर ऐसे आता है, या कोई पॉलिटिकल नेचर का ऐसे आ जाता है। जैसे इस दफा 2020 के अंदर वो एक ऐसे आ गया जिसमें वो डेमोक्रेसी से लिंक था, और उसके अंदर कौन सी पॉलिटिक्स में नाम भूल गया, वो कौन सी पॉलिटिक्स की बात हुई थी। तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की बात, उस पर पूरा ऐसे आ गया। अब उस वो जो ऐसे है जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, अगर उनको ये हिस्ट्री की डायनामिक्स का नहीं पता, या पाकिस्तान बनने के बाद के जो इवेंट्स थे जिससे हमारी डेमोक्रेसी खराब हुई, हमारी गवर्नेंस खराब हुई, हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी थी वो नहीं रही, तो आप ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के ऊपर या डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे तब तक अच्छा नहीं लिख सकते, गवर्नेंस पे तब तक अच्छा नहीं लिख सकते, जब तक आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स का, फैक्ट्स एंड फिगर्स का, हकाइक का पता ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही बात कि इसमें हर चीज लिखी हुई है, आप लोगों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरी बात सुने और इसको समझें। जो मैं चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको एज अ स्टोरी लें, कहानी की तरह देखें, इवेंट्स को मैं रिलेट करता जाऊंगा, चीजों को उनको देखते जाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये है कि आप देखते जाएंगे कि हमारे मसाइल कैसे बढ़े हैं। तो उन चीजों को डिस्कस करते हैं। मेरी बात सुनने पे ध्यान दें, बस आप लिखें कुछ ना, हर चीज लिखी हुई है वो जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक, शुरू करते हैं जी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो इनिशियल लेवल पे मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूँ कि पाकिस्तान के वो कौन से मसाइल थे जो पाकिस्तान को सामना था, अंदरूनी और बैरूनी। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल डायनामिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स है जो आज, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरव्यू की हद तक मैं पहले आपको बता दूं कि मसाइल असल में पाकिस्तान को क्या थे एज ए न्यू स्टेट। अच्छा, जब पाकिस्तान बनता है जी, पाकिस्तान को अंदरूनी लेवल पे क्या मसाइल होते हैं। सबसे पहला मसला जो हमने लास्ट टाइम पे रेड क्लिफ अवार्ड की बात की थी कि जो डिवीजन होती है उसके अंदर मैनिपुलेशन जो होती है। रेड क्लिफ अवार्ड में कुछ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज मुसलमानों को नहीं दिए जाते। उन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की जो है वो जोग्राफिक सिग्निफिकेंस बहुत होती है, जोग्राफी के लिहाज से और पानी के लिहाज से। खास तौर पे जो हमने गुरदासपुर की बात की थी, उसकी इंपॉर्टेंस थी पानी के लिहाज से, क्योंकि वहां से उस तरफ से पानी आ रहा पाकिस्तान को, तो वो इंडिया बंद कर सकता था और इंडिया बंद करता रहा, अभी भी है आगे। तो एक तो रेड क्लिफ अवार्ड में जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। दूसरा ये कि पाकिस्तान को 750 मिलियन जो है ना वो इंडिया की तरफ से मिलना चाहिए, उसमें से भी जो है वो 75% जो है वो इंडिया ने हमें पैसे नहीं दिए, और स्टिल अभी भी हमारा 50 लाख रुपए इंडिया के पास जो है वही तब का पड़ा हुआ है जो हमें नहीं मिला। तीसरा मसला ये था कि जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स था, वो जो पार्टीशन के अंदर लोगों की माइग्रेशन थी, उसके लिए कोई मैकेनिज्म जो था वो नहीं था। तो हजारों लाखों के लिहाज से इंडिया से लोग पाकिस्तान माइग्रेट हुए, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट हुए, उसमें लोग मारे भी गए, उसमें कत्लो गारत भी हुई, उसमें लोग अपना घर बार छोड़कर, बेच बेच कर भी छोड़कर, अपने रिसोर्सेज छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर इस मुल्क में आए, यहां से लोग उस मुल्क में गए।
तो वो जो एक माइग्रेशन थी और जो अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन थी, उसने एक बड़ा एक टर्मोइल, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया पाकिस्तान में। जो लोग आ रहे थे घर बार छोड़कर, उनको इमीडिएटली इधर उनको रिस्टोर करना, उनके घर उनको देना, उनको फैसिलिटेट करना, वो बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि नया मुल्क था, रिसोर्सेज नहीं थे। पहली बात कि पैसा कोई नहीं था। दूसरी बात, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पास नहीं थे। तीसरी बात, कोई उस टाइम पे पॉलिटिकल लेवल पे भी मेच्योर नहीं थे। ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई इस तरह की पॉलिटिकल उस टाइम पे हमें डायनामिक्स नजर आ रही थी स्टेबल, जिसके थ्रू आप पॉलिसी बनाते, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते और उन लोगों को फैसिलिटेट करते। इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था एग्जिस्ट कर रहा उस टाइम पे। जहां तक रही बात के रिसोर्सेस क्यों नहीं थे, पैसा क्यों नहीं था, तो देखें जो डिवीजन हुई थी उसके अंदर जो पाकिस्तान को एरियाज मिले थे, वो अनफॉर्चुनेटली वहां पर ना तो कोई इंडस्ट्री थी, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कैलकाटा और ये मद्रास, बॉम्बे, ये एरियाज उस टाइम पे इंडस्ट्रियल जोन्स थे सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। और ये तो इंडिया के पास चले गए थे। तो पाकिस्तान के पास पंजाब आया था, सिंध आया था, केपीके आया था, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान आया था। और कुछ जो थी वो इंडिपेंडेंट रियासतें थी, जिसमें बहावलपुर था, ठीक है, कलात था, ये सारे, सवात था, ये जो है वो स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी। और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। पहली बात तो यहाँ कोई इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं थे। थोड़ा बहुत जो था, बिल्कुल पंजाब ना होने के बराबर थोड़ा डेवलप था, 2-4 इंडस्ट्रीज लगी हुई थी अंदर, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो रिसोर्सेस, पैसा मिलना था, वो भी जो है वो नहीं मिला। तो इस वजह से हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर थे, पॉलिटिकली कमजोर थे, और ब्यूरोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये क्राइसिस से हम गुजर रहे थे जब नया मुल्क बना। तो उसके बाद ये हुआ कि हमें बैरूनी महाज के ऊपर दो मसाइल का हमें सामना नजर आया जैसे ही हम पाकिस्तान बना। एक तो कश्मीर का मसला शुरू। कश्मीर का मसला ये था कि इंडिया ने एनेक्सेशन कर ली थी कश्मीर की, और कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, इसलिए भी कि उसकी ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस है और पानी के लिहाज से उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो वहां 1948 में हम जो है, हमने एक महाज खोल लिया, एक सिक्योरिटी और एक थ्रेट जो है हमें मिल गया इंडिया की तरफ से। दूसरा जो मसला था वो हमें आया अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान की तरफ से क्या मसला था? पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ एक मुआहदा तय किया था 1893 में, 1893 में, उसको कहते हैं दुरंत लाइन, जिसमें अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट ने अपनी एक लाइन खींच ली कि जनाब ये बॉर्डर है, ये आप हैं, ये हम हैं, ना आप मदाखलत करेंगे ना हम करेंगे, ठीक हो गया। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो वो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने कहा कि जी हमारा जो दुरंत लाइन का मुआहदा हुआ था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ था। चूंकि अब ये नया मुल्क बन गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चली गई है, तो लिहाजा हम उस दुरंत लाइन को नहीं मानते, हम उस बॉर्डर को नहीं मानते। तो लिहाजा बॉर्डर का जो उस तरफ वाला हिस्सा है, जो प्रेजेंट आज के दौर का केपीके है, अफगानिस्तान ने कहा जी ये हमारा एरिया, या इसको हमें दो या इसको आजाद करो, इसको पश्तूनिस्तान बनाओ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगानिस्तान के इस नैरेटिव को, इस स्टांस को कोई लेजिटिमेसी नहीं दी, कोई अहमियत भी नहीं दी। उन्होंने कहा जी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने देखा कि अब इसकी कानूनी हैसियत तो नहीं है, तो अफगानिस्तान ने क्या किया, अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया एनडब्ल्यूएफपी में, केपीके में, और उन्होंने वहां जाके आवाजें उठाना शुरू कर दी और इंसर्जेंसी शुरू कर दी, जिसको नाम देते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसे नाम दिया जाता है पश्तूनिस्तान मूवमेंट। अब आप खुद देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक नई रियासत बनी है, और बनते ही उसको सिक्योरिटी का सामना है, उसको इकोनॉमी का पुअर इकोनॉमी का सामना है, उसके लोग आ जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही हैं, माइग्रेशन में लोग सफर कर रहे हैं, इस तरह का जो मुल्क हो, और उसको जो इंटरनली जो है वो इतना कमजोर है, और उसको एक्सटर्नल लेवल के ऊपर जब इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना हो, तो वो क्या करेगा? तो फिर पाकिस्तान ने वही किया कि एक जो पाकिस्तान को जरूरत थी, पाकिस्तान ने देखा कि इस टाइम पे हमें अलायंसेस अपने बनाने चाहिए, ठीक है। अलायंसेस इकोनॉमी की बेस पे नहीं, इस बेस पे नहीं कि कोई हमें पैसे दे और हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर दें, बल्कि इस बेस पे सिक्योरिटी अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस।
तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की जरूरत है, सिक्योरिटी अलायंस बनाने की जरूरत है, कि कोई ऐसा मुल्क आए जो हमें जो है वो हमारी हमारी सिक्योरिटी को देख सके और हमें सिक्योर कर सके। तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के साथ अलायंस बनाया, स्ट्रेटेजिक अलायंस। जरा गौर से सुनिए कि स्ट्रेटेजिक अलायंस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक का मतलब जो होता है ना, सिक्योरिटी सेंट्रिक होता है। और सिक्योरिटी किसका काम होता है? संभालना। आपकी आर्म फोर्सेस का काम होता है ना, आपके सिक्योरिटी इदारों का काम होता है। तो जब शुरू में पाकिस्तान इंटरनली वीक हुआ और हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो गए, तो तब हमें जरूरत पड़ी कि हम सिक्योरिटी अलायंस बनाएं, और हमने सिक्योरिटी अलायंस बनाया अमेरिका के साथ। और उस टाइम पे जो हम थोड़ा बहुत कमा रहे थे, हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी पे पैसा नहीं लगाया, हमने अपने सिक्योरिटी इदारों को पैसा लगाना शुरू कर दिया, हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब आप अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के साथ सिक्योरिटी डोमेन में पॉलिसीज बना रहे थे, तो तब कौन डोमिनेट करना शुरू हुआ? तब आपकी मिलिट्री जो है वो डोमिनेट करना शुरू हुई, आर्मी डोमिनेट करना शुरू हो गई। वहां पर आपकी जो पॉलिटिकल डोमेन है वो पीछे जाना शुरू हो गई, आपकी आर्मी डोमिनेट शुरू हो गई। तो पहले दिन से ही आपका जो एक नॉन डेमोक्रेटिक अदारा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, वो आपके मेन सफीयर के अंदर आ गया और उसने आपको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी उस टाइम पे जरूरत थी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी संभालना। तो आपने अपनी इकोनॉमी कंप्रोमाइज की, आप अपने इकोनॉमिक डेफिसिट में चले गए, आप अपने हर तरह के फिजिकल डेफिसिट में चले गए, करंट अकाउंट डेफिसिट में चले गए, लेकिन आपने अपना डिफेंस बढ़ाया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जो है सर्वाइवल करना था। तो वहां से आपकी डोमिनेंस शुरू होती है आर्मी की, मिलिट्री की। तो ये तो था एक ओवरव्यू जिसमें पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल थे, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी ने फ्लरिश होने की जगह पहली ही जो फाउंडेशन हमारी बनी, उसी में हमारी मिलिट्री ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जरा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज की, कि ये तो चले मसाइल थे जो हम सबको पता है और हमें नजर आ रहे थे कि और नॉर्मली जो भी एक नया मुल्क बनता है उसको इस तरह के मसाइल तो होते हैं, क्योंकि जब एक नया मुल्क बन रहा होता है, वो एक नई रियासत बन रही होती है, वहां पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वहां पर कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ऑब्वियस बात है ऐसे नए मुल्क को मसाइल आते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ें तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब आया, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका आजाद हुआ, उसको भी इस किस्म के मसाइल थे, सिक्योरिटी सेंट्रिक मसाइल थे, इकोनॉमी नहीं थी हर तरह की। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप पढ़ते हैं, फ्रांस जब आजाद हुआ तो फ्रांस को भी ऐसे मसाइल थे, जर्मनी जब आजाद हुआ तो उसको भी ऐसे मसाइल थे। ये तो कॉमन है मसाइल। असल मसाइल, और ये वो मसाइल हैं जिन पे आप थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा काम करें, और काम करके आप इनको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, लेकिन इससे एसोसिएट कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जिन पे अगर आप ध्यान ना दें और तवज्जो ना दें, पॉलिसी मेकिंग ना करें, तो वो फिर आपकी रूट्स में, जड़ों में बैठ जाती हैं। अब हम कुछ वो चीजें पढ़ते हैं। पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान को इन मसाइल के साथ साथ कुछ बहुत संगीन किस्म के और मसाइल का सामना होता है। तो पाकिस्तान बनते ही ना, 1947 में पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनते ही, बनने से पहले 3 दिन पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। बात की थी हमने। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था? उसका काम था कि वो कानून साजी करे और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, पाकिस्तान का आयन बनाए। ठीक हो गया। और आयन बनाए तो आयन बनाकर उसको इंप्लीमेंट किया जाए और उसके थ्रू जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। 9 साल लग गए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पाकिस्तान का आयन बनाने में। 1947 से 1956 तक, पहला 56 में आयन आया। अब वो देखते हैं कि 9 साल क्यों लगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है अपना आयन बनाने में। कौन से मसाइल थे जो आयन बनाते हुए आए? कुछ कंट्रोवर्सीज जो है खड़ी हुई जब आयन बन रहा था मुल्क का। वो कंट्रोवर्सीज क्या थी? पहली कंट्रोवर्सी ये थी कि जो पाकिस्तान मुल्क है, इसका रिलीजन क्या होगा। पहला तो ये मसला खड़ा हो गया। ठीक है, इस पे आगे एक एक करके सब पे बात करेंगे। पहला मसला आयन बनाते हुए ये आया कि जी अब पाकिस्तान का रिलीजन क्या होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मसला कि पाकिस्तान में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए। ये भी एक कंट्रोवर्सी आ गई। तीसरा कि आपकी जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। क्या आबादी के लिहाज से होनी चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
या बराबरी की बेस पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? ये मसला आ गया। चौथा मसला ये आ गया कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे लड़ेंगे या जॉइंट इलेक्टोरेट की बेस पे लड़ेंगे? ये एक कंट्रोवर्सी जो है वो आ गई। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा, जैसे मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात की थी ना शुरू के, जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे होने चाहिए, जो पाकिस्तान मूवमेंट में हम चलते आ रहे। तो ये मसला आ गया कि जो मुसलमान है, पाकिस्तान है, इसमें नॉन मुस्लिम है, उनका क्या स्टेटस होगा? उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट दें या जॉइंट इलेक्टोरेट दें? ठीक। उसके बाद एक और मसला आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या सूबों के पास होनी चाहिए? इसमें भी कंट्रोवर्सी आ गई। कुछ फैक्शंस कहने लगे जी सूबों के पास इख्तियार होने चाहिए, कुछ कहने लगे जी सेंटर के पास इख्तियार होने चाहिए। फिर एक कंट्रोवर्सी एक और आ गई कि नेशनल लैंग्वेज क्या हो, उर्दू हो या बंगाली हो? ये भी मसला आ गया। ये जो 5 से 6 मसाइल आए, ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए। ठीक है, तो अब ये एक एक करके हम इन मसाइल को पढ़ते हैं। सबसे पहला मसला कि जी स्टेट का रिलीजन क्या होना चाहिए? इस्लाम होना चाहिए या वो सेकुलर स्टेट होनी चाहिए? आया कि ये थियोक्रेटिक स्टेट हो, थियोक्रेटिक का मतलब जिसमें रिलीजन डोमिनेट कर रहा होता है, या सेकुलर स्टेट हो? अब यहां पर पहली बात तो डिबेट आगे सोसाइटी में। कुछ लोग कहने लगे कि जी ये इस्लामी रियासत होनी चाहिए, कुछ लोग कहने लगे कि जी ये सेकुलर स्टेट होनी चाहिए। जो मौलवी हजरात थे जो शुरू से पाकिस्तान को अपोज करते आए थे, मौलाना मौदूदी और वो जो दूसरे फैक्शन, ये जमीयत उलमाए हिंद वाले और ये सारे फैक्शन, वो ही अब पाकिस्तान के अंदर आ गई। उन्होंने यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दी, पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाया जाए। तो यहां पर एक मसला आ गया कि अभी क्या किया जाए। तो जब तक कायद आजम जिंदा थे, हयात थे, तो कायद आजम ने जगह जगह स्टेटमेंट्स दी। उन स्टेटमेंट से कुछ कंट्रोवर्सी मजीद फैल गई। 1947 में एक दफा एक जगह कायद आजम खिताब कर रहे थे, तो कायद आजम ने कहा कि हम ऐसा पाकिस्तान जो हमने मुल्क बनाया है, इसमें तमाम मिनॉरिटीज के राइट्स होंगे, लिबर्टीज होंगी। ठीक है, एक साल बाद कायद आजम ने 48 के अंदर एक जो है वो स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर उसकी बुनियाद होगी। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम होगा वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम होगा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी। तीसरी जगह, अपनी डेथ से पहले एक जगह कायद आजम इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां पर उन्होंने फरमाया कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकता। थियोक्रेटिक जिसमें जो है ये मौलवी हजरात डोमिनेट कर रहे हैं, रिलीजन डोमिनेट कर रहा है। अब ये कायद आजम की जो कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट्स थी, इन्होंने कंट्रोवर्सी जो है ना सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दी, और फैक्शंस के अंदर बहस शुरू हो गई कि इस्लाम पाकिस्तान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए या पाकिस्तान एक जो है सेकुलर स्टेट होना चाहिए। तो यहां पर कायद आजम की जब डेथ हुई तो उसके बाद मजीद ये वैक्यूम फैल गया। तो इसका उस टाइम लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इसका एक हल निकाला। उन्होंने इसका जो हल निकाला वो ये किया कि एक रेजोल्यूशन पास की, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ठीक है, लियाकत अली खान ने देखा कि कैसा हल निकाला जाए जिसमें ये मौलवी हजरात भी थोड़ा जरा ठंडे पड़ जाएं और जो सेकुलर हजरात हैं वो भी जरा ठंडे पड़ जाएं। तो जो एक दरमियानी रास्ता निकाला गया वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च को 1949 को रखी गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और 5 दिन बाद 12 मार्च को उसको अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाई कर लिया गया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि जी जो सॉवरेनिटी है इस मुल्क के ऊपर, जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की जात है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। और जो इक्तदार है, जो लीडर है, उसके पास जो इक्तदार है वो अल्लाह ताला की अमानत है, कि वो अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन में रहते हुए पॉलिसीज बनाएगा। वो अल्लाह ताला की या इस्लामिक जो प्रिंसिपल हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनसे हटकर वो पॉलिसीज नहीं बना सकता।
फिर ये कहा गया कि यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी होगी, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के तमाम राइट्स होंगे, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, उनके सोशो इकोनॉमिक राइट्स की हिफाजत की जाएगी, उनको अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो ये एक हल निकाला गया कि कुछ जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया जाए अल्लाह ताला की हाकमियत, और वो लीडर वाली बात करके जो एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद आती है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम भी अगर आप पढ़ें तो उसमें भी यही है कि इक़्तिदार जो है वो एक जो लीडर है बैठा हुआ है जो पावर में, उसके पास इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ताला की ज़ात सॉवरेन है। तो एक तो वो इस्लामिक प्रोविजंस डाल दी गई, उससे वो उलमा हजरात को जो है वो थोड़ा खुश कर दिया गया। दूसरी जगह वो लिबर्टी वाली बात करके, नॉन मुस्लिम्स के प्रोटेक्शंस की बात करके, वो एक लिबरल फैक्शन से उनको भी थोड़ा सा जो है वो ठंडा कर दिया गया और एक हल दरमियानी निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर डिबेट एक शुरू हो गई जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास 12 मार्च 5 दिन में वो क्या डिबेट्स हुई। मिनॉरिटीज की तरफ से एक जो है वो एतराज उठाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। वो एतराज क्या था? मिनॉरिटीज ने कहा कि देखें जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आप पास करें इसकी जरूरत क्या है? पूरी पाकिस्तान मूवमेंट में कायदे आजम ने तो ऐसे डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं की थी, ठीक है? और कायदे आजम ने जब ऐसी कोई बात नहीं की तो अब आप ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरा, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो काम दिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो आप ये रिलीजियस मामला में कहां पे उलझ गए? तीसरा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चले अगर आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करनी भी है तो हम मिनॉरिटीज हैं, हम नॉन मुस्लिम्स हैं, हमें नहीं इस्लामिक प्रोविजंस का पता, आप कम से कम हमें इनफ टाइम तो दें कि हम इसको स्टडी कर सकें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और इसकी प्रोविजंस को, इस्लामिक प्रोविजंस को, इस्लामिक नॉर्म्स को, कि उनका मतलब क्या है, उनके इंपैक्ट्स क्या है। हमें क्या पता अल्लाह ताला की हाकमियत क्या होता है? हमें क्या पता कि एक जो लीडर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है और वो अल्लाह ताला और इस्लाम की प्रोविजंस के मुताबिक एक्ट करेगा? हमें क्या पता इस्लामिक प्रोविजंस क्या है? मुसलमान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन होता है ना, ये स्टेट्स का नहीं होता, जो आप ये तय कर रहे हैं ना कि इस पाकिस्तान का रिलीजन क्या होगा। उन्होंने कहा ये मजहब लोगों का होता है, रियासतों का मजहब नहीं होता, ठीक है? तो रियासत का मजहब आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो ये कुछ जो है वो उन्होंने एतराजात उठाए जो नॉन मुस्लिम्स थे, मिनॉरिटीज थी, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया एक लियाकत अली खान की तरफ से, और बाकी जो सपोर्टर्स थे, एडवोकेट थे, इसके एडवोकेसी कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जो हम पाकिस्तान चाहते हैं वो बिल्कुल भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्टाइल में नहीं चाहते। हम इसमें जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम जो इसमें वैल्यूज चाहते हैं, वो चाहते हैं जिसमें कंट्रोल हो, जिसमें सोशल इवल्स ना फैलें, इकोनॉमिक इवल्स ना फैलें सोसाइटी के अंदर। सोशल इवल्स का क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में देखें, वहां पे खानदान नाम की कोई चीज नहीं, वहां पर जो हलाल हराम में तमीज नहीं की जाती, ठीक है? वहां पर आप शराब पी सकते हैं, वहां पर आप जो है वो एडल्ट्रेशन के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको एक एज अ सोसाइटी आपको इवल्स की तरफ ये सारी चीजें लेके जाती हैं। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहते, हम एक बैलेंस डेमोक्रेसी चाहते हैं, ठीक है? जिसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी तो हो, जिसके अंदर आपके ऊपर कंट्रोल भी रखा जा सके, और वो इस्लाम ने एक बड़ा अच्छा कंट्रोल बताया हुआ है। हम इसीलिए इस्लामिक नॉर्म्स को इसके अंदर जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम बैलेंस इसलिए भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बिल्कुल ही थियोक्रेटिक स्टेट ना बन जाए, एक रेडिकल स्टेट ना बन जाए, मुल्ला और जो मौलवी हजरात हैं वही डोमिनेट ना आके करना शुरू कर दें। इसीलिए जो है हमने इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक डेमोक्रेसी का, उसको यहाँ पर हमने नाफिज करते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बनाई है, ताकि एक बैलेंस रह सके स्पिरिचुअल और एक जो आपकी मटेरियल लाइफ है उसके अंदर, ठीक है? और वहां पे एक ये मिसाल भी दी गई कि जो आप अगर मैकेबिली जो है उसकी अगर आप थॉट्स देखें तो मैकेबिली की बड़ी इवल थॉट्स थी, ठीक है? एक ये फिलोसोफर है मैकेबिली, तो इसने जो अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी दी थी वो एक बड़ी इवल किस्म की पॉलिटिकल फिलोसफी।
उन्होंने कहा कि हम इस तरह का जो है मुल्क नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस्लाम की ट्रू प्रोविजंस के ऊपर, जो जहां पर बिल्कुल जो है बराबरी हो, इक्वालिटी हो, हर कोई बड़ा खुशहाल रहे, और एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी हो जहां पर आप जो है एक वो जो है सोशल इवल्स में जो है वो इंडल्ज ना हो सके, और यहाँ पर इसके अंदर आप जो है वो न जा सके। तो ये एक जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो दिया गया एक काउंटर नैरेटिव। जो 1956 का आयन था और 1962 का आयन था, इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो अहमियत थी वो एक प्रीएम्बल की अहमियत थी। प्रीएम्बल का मतलब है इसको बेस बना के आप जो है अपनी पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं और इस्लामिक प्रोविजंस को देखते हुए अपना आयन बना रहे हैं, ठीक है। 1973 का जो आयन था उसमें उसमें भी ये प्रीएम्बल की ही हैसियत थी, लेकिन 1985 में जब जिया का दौर था तो जिया ने इसको एज अ कानून बना दिया था, इसको एज अ फंडामेंटल बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। वो आर्टिकल 2(1) अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये फंडामेंटल जो है वो एक चीज है इस आयन की, और आयन के अंदर जो कानून बनेगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हुए बनेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आगे मसाइल कैसे खराब हुए, वो ऐसे कि 1953 के अंदर जो उलमा हजरात थे, इन्होंने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से तो हमें मजीद खुला हाथ मिल गया और हम जो है अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। तो 1953 में जितनी भी ऑर्थोडॉक्स पार्टीज थी, रिलीजियस पार्टीज थी, इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। 2 महीने वो प्रोटेस्ट जारी रहे, और वो प्रोटेस्ट क्या थे कि जी आप जो अहमदीज हैं, कादियानी हैं, उनको नॉन मुस्लिम करार दें। 2 महीने वो जो है वो प्रोटेस्ट चलते रहे, और इन्होंने एक तरह से पूरे गवर्नेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। इस वजह से इनको कॉन्फिडेंस कहां से मिला? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जहां पर ये लिखा था कि जी इस्लाम की वो है वो इस्लामिक प्रोविजंस के थ्रू हर चीज होगी। तो इन्होंने फिर उस तरह से अब गवर्नमेंट को हाईजैक करना शुरू कर दिया, और यहाँ से एक तरह का इन्होंने एक अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। तो 1953 में प्रोटेस्ट हुए, मुल्क की बड़ी सिचुएशन खराब हो गई, स्पेशली लाहौर और पंजाब के हालात बड़े खराब हो गए। तो तब जो है वो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ये थे चीफ जस्टिस। फेडरल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं थी उस टाइम, फेडरल कोर्ट इसका नाम था। इन्होंने एक जो है वो रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर ये था इन्होंने कुछ ना मुस्लिम उलमा के इंटरव्यूज कंडक्ट किए, मुख्तलिफ फिरकों के ना मुस्लिम उलमा के, इस मसले के ऊपर, कादियानी के। और इसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा, जस्टिस मुरीन ने, उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा के जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और उनसे मैंने एक डेफिनेशन पूछी कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। और कहते हैं कि हर मौलवी ने, हर उस आलिम दीन ने जो अपनी डेफिनेशन बताई, उससे ये लग रहा था कि हर दूसरा आलिम दीन या हर दूसरा फिरका वो काफिर है, वही सिर्फ मुसलमान। तो जस्टिस मुरीन ने लिखा कि ये जो इस्लाम किसी के ऊपर नाफिज करना कि ये मुसलमान है ये नहीं, ये किसी रियासत का या किसी इंसान का काम नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये असल में अल्लाह ताला की जात और एक इंडिविजुअल का मामला है। तो इसको जो है आप एक इंसान का मामला ही रहने दें, एक इंसान का उसके अल्लाह ताला की जात के बगैर, ये आप इसको रियासत के अंदर इसको जो है वो ना लेके, ठीक हो गया। तो ये दरअसल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से फिर आगे मामला ऐसे स्टार्ट हुए, और ये फिर आगे चलती ही जाएगी हिस्ट्री में। जब हम पढ़ते हैं जहां जहां इस्लाम आया, जहां जहां इस्लाम को इस्तेमाल किया गया, रिलीजन को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल मोटिव अचीव किए, वहां वहां हमें नजर आएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एक इसका रूट कॉज था, जिसकी वजह से जो है ये सारे मामला जो है वो खराब हुए। सर मेरा यहाँ पे सवाल है, हाँ जी पूछे। सर जो मौलवियों का स्टांस था कि कादियानी को काफिर करार दिया जाए, हाँ जी। आप क्या कहते हैं, ठीक था या गलत था? यार मैं नहीं भाई इसमें जाता, क्या हो गया? मैं इस पे क्या आपको कहूँ कि वो ठीक था गलत था, या इस पे कोई सवाल आ रहा है आपको? ठीक है, तो जो भी कंट्रोवर्शियल बात है उसको आप डिस्कस ही ना करें, दैट्स इट। पाकिस्तान में रहना है तो इसका यही हाल है कि आप, मैं इस पे आपको क्या फतवा दूं? मैं तो खुद एक बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। तो ये किसी को आप नहीं कह सकते कि आप काफिर हैं, मुसलमान है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ फतवा लगाने वाला है, कहने वाला कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ डिस्कस सिर्फ कर रहा हूँ कि जो मामला इस टाइम पे चल रहे थे पाकिस्तान, उस टाइम चल रहे थे, उसके आगे फिर आज आज हम क्या देखते हैं? आज भी यही है, ये तरीके लब्बैक टाइप जो ये इस तरह के फैक्शंस खड़े हुए हैं, और जो इस तरह के दूसरे फैक्शंस हैं, और
जो स्टेट अपरेटस को हाईजैक कर लेते हैं, किसी एक छोटे मामले पे खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये वहां से रूट कॉज बनती है। कादियानी को काफिर देना, ये तो किसी आलिम दीन से पूछे। मैं आलिम दीन तो नहीं हूँ, कोई आलिम तो नहीं हूँ कि वो ठीक था या गलत था आपको बताऊं। ठीक है, सर। अच्छा। हाँ जी सर इसी दौरान ये लियाकत अली खान की जो असैसिनेशन हुई थी, इसकी कोई काजेज, और ये जो 1953 से आगे आपने बताया, थोड़ा सा रिपीट कर दें सर। यार, ये मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी एक एक इवेंट करके बता रहा हूँ। मैं 1953 से आगे नहीं गया। अभी सिर्फ मैंने आपको वो रिलीजन वाली डोमेन बताई। अब हम पॉलिटिकल डोमेन्स को देखेंगे तो आगे वो डिस्कस करते जाएंगे चीजें। सिर्फ मैंने भी ये बताया कि किस तरह से जो एक कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान का रिलीजन क्या होना चाहिए। ठीक है, वो इस्लाम होना चाहिए या वो एक इस्लाम कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए या पाकिस्तान एक जो है वो सेकुलर स्टेट होनी चाहिए। उस डिबेट्स के अंदर हमारी आगे किस तरह से जो रिलीजियस पार्टीज थी उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया आपके स्टेट अपरेटस में, पॉलिटिकल अपरेटस में। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वीक होता गया, किस तरह से रिलीजियस पार्टीज ऊपर आई, किस तरह से मिलिट्री ऊपर आई, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ऊपर आई। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके देख रहे हैं ना, एक एक करके देखते हैं, फिर आते हैं उस तरफ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 1953 से आगे जा। ठीक है, पॉलिटिकल अब देखते हैं। अच्छा, अब ये जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई गई सर थी अस्सलाम तो वालेकुम। ये, सर सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर लियाकत अली खान को यूएसएसआर की तरफ से भी ऑफर आई थी, ठीक है, और यूएसए की तरफ से भी ऑफर आई थी, फिर वो यूएसए क्यों गए? Means उसके साथ हाँ, ये उन्होंने मैं आपको बताऊंगा जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ना, ठीक हम है सर। डोमेस्टिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ानी है ना, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी दोबारा यहीं से स्टार्ट होगी 1947। उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हम यूएस के पास क्यों गए थे, यूएसएसआर के पास क्यों नहीं गए थे। ठीक है, अभी हम वो फॉरेन को तो ओके डिस्कस करना कर जी रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स। फॉरेन पॉलिसी जो मैंने आपको पढ़ानी है उसमें 1947 ऑनवर्ड्स पूरी 2019 तक की फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा ये कि यूएसएसआर की तरफ क्यों नहीं गए थे। बाय द वे, यूएसएसआर की तरफ हम इसलिए नहीं गए थे, दो वजूहत थी। एक तो हमारी उनके साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी। हमारा मुल्क इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे बना था, और कम्युनिज्म जो है वो बिल्कुल एथीज्म के ऊपर बेस करता है, वो किसी खुदा को नहीं मानते। दूसरा ये था कि हमें पता था कि यूएसएसआर हमें उतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता जितने हमें अमेरिका दे सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी, और यूएसएसआर उस टाइम पे हमें उतने पैसे नहीं दे पा रहा था जितनी हमारी डिमांड थी। तो वो हमें यूएस से मिल सकते थे, जिस पैसे हमने लिए। खैर, ये बाद में बात करेंगे, वो टॉपिक डेविएट हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे सर। एक क्वेश्चन और है कि सर, हाँ जी, एक क्वेश्चन सर। सर 1940 के रेजोल्यूशन में सर कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है, ठीक है सर। तो फिर क्या जब बात पाकिस्तान हुई? बना तो सर कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोसेस की, कंप्लीट किसकी? सर प्रोविंसेस की कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है, ठीक हाँ हाँ हाँ, है। ठीक है, तो हुई थी। जब पाकिस्तान बना तो प्रोविंसेस को कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्यों नहीं दी? तो यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप मेरा पहले लेक्चर सुने, तो उसमें पूरा आखिर में कोई सवाल रह जाए फिर मुझसे पूछें। मुझसे सवाल आप देखें, पूछा करें, जरूर पूछें, लेकिन वो सवाल पूछें जो मैंने पढ़ा दिया है। उसमें से अगर कोई सवाल आपकी कोई क्लियरेंस, आपको क्लियर नहीं है किसी चीज का, उसका आप मुझसे पूछें। ये चीजें मैं आगे वही तो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए एक एक करके। वो डिवीजन ऑफ पावर की जो मैंने बात की कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए या सेंटर वीक, वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा ना मैं। तो जो सवाल जो जितना पढ़ाया है, इसमें अगर आपको समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, उसमें मुझसे पूछें, कंफ्यूजन है तो। आगे की बात छोड़ दें, आगे अगर आपका सवाल एड्रेस ना हुआ फिर एंड पे मुझसे पूछिएगा कि जी ये आपने नहीं में पढ़ाया। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। चलें आगे तो सुने। चलो, ये कायदे आज़म ने सर तीन ये कंफ्यूज बातें कही, ठीक है ना, स्पीचेस में अपने। उसने सेक्युलर स्टेट की बात की और मजहबी स्टेट की बात की। फिर उसने सर स्टैंड क्यों नहीं लिया? मुझे कायदे आज़म की पसंद नहीं था। मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, आप मुझे, क्या कायदे आज़म ने क्या नहीं किया? सर आपने बताया ना उन्होंने थ्री स्पीचेस की, ठीक है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हाँ थे कायदे आज़म के, हाँ कभी सेक्युलर हाँ। कभी रिलीजियस। तो उसने सर एक इंस्टेंस क्यों नहीं लिया? मीन्स वगैरह स्टेट न्यू स्टेट थी। यार, पहली बात कि ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था। कायदे आज़म की डेथ हो गई थी टाइमली, मतलब बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उनकी, एक साल भी नहीं अभी गुजरा था, ये सारी डेवलपमेंट्स चल रही थी। उस दौरान देखें, कायदे आज़म ने
कायद आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, वो बड़ी फर्म पर्सनैलिटी थी उनकी, ठीक है। जो उनके 2-3 स्टेटमेंट्स थी उन्होंने लोगों ने गलत परसीव किया। कायद आज़म भी तो यही बात कर रहे थे ना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि जी इस्लामिक प्रोविजंस की बेस पे हमारा मुल्क चलेगा और जो है वो रिलीजियस लाइबिलिटी होगी तमाम नॉन मुस्लिम्स को। कायद आज़म भी तो यही बात कर रहे थे अपनी दोनों तीनों स्टेटमेंट्स में, लेकिन उनको मिसपरसीव किया। जो इस्लाम वाली थी जिसमें इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, मौलवियों ने वो पकड़ ली, उन्होंने कहा देखें जी कायद आज़म तो बात करें इस्लामिक सिस्टम की, इस्लामिक पाकिस्तान की, ठीक है, तो इसलिए जो है थ्योक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। तो वो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? जब दो लोग आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कर रहे हैं तो उनकी स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से परसीव किया गया था। ये बात नहीं थी कि कायद आज़म का अपना कसूर था कि उन्होंने वो कंफ्यूज थे, वो बात नहीं थी। कायद आज़म बड़े क्लियर थे, उनकी पर्सनालिटी बड़ी फर्म थी, ठीक है। वो मिसपरसेप्शन सोसाइटी के एंड पे थी। जो फैक्शन अपनी बात मनवाना चाह रहा था वो एक स्टेटमेंट उठाता तो कहता था ये देखें कायद आज़म की ये बात की, ठीक है। तो मिस कोड जो है वो करने की कोशिश की थी, मिस परसीव करने की कोशिश की थी कायद आज़म की जो वो स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब बनी तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब वो पास हुई तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू एक कमेटी बना दी गई जिसे कहा जाता है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को मैंडेट दिया गया कि जनाब आप जब आइन बन रहा है तो आइन के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ना आपने वो तय करने हैं। आइन कौन बना रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की, उस रेजोल्यूशन के थ्रू उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बना दी। उस कमेटी में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी कुछ मेंबर्स थे और कुछ दूसरे मेंबर्स भी थे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। उस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का मकसद था कि जो आइन की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आप उनकी बात करें, उनको डिस्कस करें कि कौन से बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर एक हमारा मुल्क जो है वो आइन जो है हमारे मुल्क का बनना चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी 2 रिपोर्ट जमा करवाई। पहली रिपोर्ट को कहा जाता है इंटरिम रिपोर्ट, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। दूसरी रिपोर्ट को कहा जाता है फाइनल रिपोर्ट और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन रिपोर्ट। इसको भी डिस्कस करते हैं कि इन 2 रिपोर्ट्स में क्या था और ये दोनों रिपोर्ट्स रिजेक्ट हो गई थी। फिर तीसरी एक रिपोर्ट आई थी जिसे कहा जाता है बोगरा फार्मूला, उसको भी डिस्कस भी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आगे बात करते हैं बात क्या चल रही थी? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग की कि जी पावर शेयरिंग में क्या होना चाहिए कि आया कि इस मुल्क में प्रोविंसेस जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, या जो सेंटर वो स्ट्रांग होना चाहिए। पहले थोड़ी डायनामिक जरा सुन लें। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान एक ही सूबा था। जो वेस्ट पाकिस्तान थे इसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। उनको सूबे नहीं कहेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हम कहते थे, 9। मसलन वेस्ट पाकिस्तान 9 हिस्सों में डिवाइड है और ईस्ट पाकिस्तान एक ही है, ठीक है। अब यहां पर ना ये कंट्रोवर्सी आ गई, मसला आ गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो अब अभी आप में से कोई सवाल मुझसे पूछ रहा था कि सूबों को इख्तियारात देने चाहिए या ऊपर जो वफाक है, सेंटर है, वो उसके पास इख्तियार होने चाहिए। अब यहां हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे पॉलिटिकल एलीट के, आर्मी के, ब्यूरोक्रेसी के, और किस किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम हमारा वीक हुआ और आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो दूसरी जो फ्यूडल्स हैं वो ऊपर आ गए। अब जरा गौर से सुना, जो लोग कहते थे ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि निचले लेवल तक इख्तियारात जाएं और वो मुल्क में जो है वो गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हो और जो है लोग खुशहाल हो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का यही मतलब होता है ना, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि आप अपनी पावर डिवॉल्व कर दें नीचे तक, निचले लेवल तक जो है आप अपनी जो है पावर को ले जाए, यही होता है ना मतलब। तो वो जो लोग कहते थे ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो इस वजह से नहीं कहते थे कि मुल्क में गवर्नेंस बेहतर हो, उनके अपने इंटरेस्ट थे। उनके अपने इंटरेस्ट क्या थे? देखिए, पाकिस्तान जब नया नया बना था ना, उस टाइम पे नेशनल लेवल पर कोई भी पार्टी नहीं थी। जितनी पार्टीज जो थी उस टाइम पे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो प्रोविंशियल लेवल्स पे थी,
ठीक है, कोई ऐसी पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं थी जिसको नेशन वाइड जो है वो सपोर्ट हासिल हो। तो वो जो प्रोविंशियल लेवल्स पे पार्टीज थी, उनके अंदर फ्यूडल्स थे, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स। और वो कौन लॉर्ड थे? वो लॉर्ड थे जो उन स्टेट्स में, प्रोविंसेस में या उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डोमिनेट कर रहे थे, जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास पावर्स थी, वो डोमिनेट उस टाइम पे कर रहे थे। और वो चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, सूबों को इख्तियार दिए जाए। सूबों को इख्तियार का मतलब, अगर मैं फ्यूडल हूं और मेरी एक सूबे में जो है वो हजारों एकड़ जमीनें हैं और मैं उसमें स्ट्रांग हूं, तो ऑब्वियस बात है जब सूबों को इख्तियार दिया जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पावर मिलेगी ना। तो ये जो नैरो एलीट थी, ये चाहती थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो ताकि हमारे पास इख्तियार आते हैं। दूसरी तरफ पढ़ा लिखा तबका था, उर्दू स्पीकिंग लोग, महाजर चाहते थे कि सेंटर स्ट्रांग हो। ये महाजर कौन थे? जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे कराची और सिंध वाली साइड पे, सिंध सूबे में। और कराची जो था कैपिटल था पाकिस्तान का। इनके क्यों ट्रस्ट थे? ये दरअसल वो लोग थे जो हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में जब रह रहे थे, तो ये उन प्रोविंसेस में रह रहे थे जहां पे मुस्लिम मिनॉरिटी थी और हिंदू मेजॉरिटी थी। तो इन्हें तो पता था कि आप एज अ मिनॉरिटी, आपके राइट्स नहीं होते या आपको मिनॉरिटी सप्रेस कर दिया जाता है। ये तो वो सारी चीजें सफर करके आए थे। तो मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंस से निकलकर जब एक मुल्क में आना और पढ़े लिखे लोग होना और आप भी जाना कैपिटल के अंदर रहना, आकर उस सूबे में रहना और उस शहर में रहना जहां पे वो कैपिटल था, तो उनका तो वही ट्रस्ट होना था कि यार सेंटर मजबूत हो, हमारे पास पावर ज्यादा हो। ऐसे ही था ना। तो वो चाहते थे कि पावर ज्यादा हो, सेंटर ज्यादा हो, सेंट्रल पावर ज्यादा हो, सेंटर में प्रोविंसेस वीक हो। इसी तरह से जो हमारी मिलिट्री थी, अब कश्मीर वाला मसला स्टार्ट हो गया, अफगानिस्तान वाला मसला स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली मिलिट्री डोमिनेट करना शुरू हुई। और मिलिट्री के अंदर दो जो एथनिसिटीज थी वो डोमिनेट करती थी और आज भी वही डोमिनेट करती हैं, एक पंजाबीज और एक पठान। बंगाली, सिंधी, बलोची ये डोमिनेट नहीं करते आर्मी में, आज भी नहीं करते। तो तब क्या हुआ, तब जो मिलिट्री थी, मिलिट्री का इंटरेस्ट ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो बजट दिया जाए। और मिलिट्री को पता था अगर जंग लगती है इंडिया के साथ तो सबसे बड़ा खतरा पंजाब को, इंडिया पंजाब पे हमला करेगा क्योंकि वो थोड़ा सा डेवलप्ड प्रोविंस है। तो पंजाब की जो नैरो पॉलिटिकल एलीट थी, उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो गए मिलिट्री के साथ। उन्होंने मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मिलिट्री ने इन रिटर्न उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मिलिट्री भी चाहती थी कि जो पावर हो वो सेंटर के पास हो, सूबों के पास ना हो, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी। देखें, कभी भी मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये अदारे कभी नहीं चाहते कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। सिर्फ एक सियासतदान चाहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। जो एक डेमोक्रेट पॉलिटिशियन होता है ना, वो चाहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। पता क्यों? उसने लोगों को साथ लेके चलना होता है, उसने उन्हीं लोगों से वोट लेना होता है। तो मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, इनके इंटरेस्ट ये थे कि सेंटर स्ट्रांग हो। तो जब पंजाब की पॉलिटिकल एलीट उसके साथ मिल गई मिलिट्री के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी तरफ थी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम था? एडमिनिस्ट्रेशन का। अब पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बुरे हालात थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की तो कुछ चीज नहीं थी। पंजाब बिल्कुल डेवलप नहीं था, सिंध बिल्कुल डेवलप नहीं था, बलूचिस्तान के पीके के हालात कोई नहीं थे। तो वहां से जो माइग्रेट होकर ब्यूरोक्रेट्स आए थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे ना। तो सेंटर ने उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज और पावर्स देना शुरू कर दी कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन करें और वहां के जो है हालात बेहतर करें। जैसे डिप्टी कमिश्नर है, उसको इलाका दे दिया, उसको कहा कि जी तुम्हारे पास इख्तियार आते हैं, पावर्स भी दे दी, पैसा भी दे दिए। तो फिर उस ब्यूरोक्रेट ने तो यही कहना था कि सेंटर स्ट्रांग हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन ब्यूरोक्रेट्स के पास भी पावर आना शुरू होगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके पास थी। तो यहां पर ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स खराब हुई, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ गए।
वाहिद एक फैक्शन जो था जो ट्रू मायनों में डेमोक्रेट्स थे वो थे ईस्ट पाकिस्तान वाले। उन्होंने हर महाज पे डेमोक्रेसी की बात की, और हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे इन्होंने हर महाज पे डेमोक्रेसी को डिस्करेज किया। अजान सुनने पर करते वक्त अच्छा जी, अब ईस्ट पाकिस्तान वाले जो थे उनका कहना था कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। उनके दो कंसर्न्स थे। पहला कंसर्न उनका ये था कि जी कैपिटल इस टाइम कराची में, ढाका तो नहीं कैपिटल बना, तो जब कैपिटल कराची में अगर सेंटर स्ट्रांग हो तो फिर ईस्ट पाकिस्तान जो है वो इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कंसर्न उनका ये था कि सेंटर के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है और मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ज्यादातर लोग वहां पर रिक्रूट किए जाते हैं वो फिर वेस्ट से किए जाएंगे, आर्मी में भी वेस्ट से किए जाएंगे। आर्मी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर और जुडिशरी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान है वो इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सूबों को इख्तियार देने चाहिए। ठीक है, तो ये मसाइल आए हमें जब ये कंट्रोवर्सी एक आ गई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो या फिर जो है वो सेंट्रल स्ट्रांग हो, या तक कोई किसी किस्म का मसला है तो पूछे। तो ब्यूरोक्रेसी सूबों को देती थी या सेंटर को कहती थी? क्या कह रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी हाँ जी, फेडरल ऑटोनॉमी चाहती थी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? ब्यूरोक्रेसी सेंटर में वो चाहती थी कि सेंटर स्ट्रांग हो, सेंटर स्ट्रांग हो। सर एक आपने स्टार्ट में स्ट्रेटेजिक अलायंस का पॉइंट बताया था सर, वो बता दीजिए प्लीज। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान जो है वो उसको सिक्योरिटी सेंट्रिक इश्यूज आ गए, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम किसी मुल्क के साथ अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएं जो हमें सिक्योरिटी सेंट्रिक हेल्प करे। तो अमेरिका ने हमें जो है वो हम अलाय बन गए अमेरिका के। अमेरिका ने हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, पैसा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो चूंकि हम उस टाइम अमेरिका से हेल्प ले रहे थे सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, तो हमारी सिक्योरिटी संभाल कौन रहा था? आर्मी संभाल रहे थे ना, वो आर्मी और मिलिट्री डोमिनेट करना शुरू हुई। समझ आइए? यस सर। एक दो मिनट ये अजान का मतलब स्टार्ट। अच्छा जी, अगला मसला आ गया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए मुल्क में। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वेस्ट पाकिस्तान जो वो 9 एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट्स में डिवाइडेड था, तो सर ईस्ट मुझे ये पूछना था कि किस बेसिस पे डिवाइडेड था? ये प्री पार्टीशन डिवाइडेड था या पोस्ट पार्टीशन ऐसा प्लान आया था? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की भी जो हम टेरिटरी ज्यादा थी, तो वो क्यों नहीं डिवाइडेड था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट पाकिस्तान में एक तो आ गया ना, देखें जो आप मैप देखें, ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, दरमियान में इंडिया है, इंडिया के बाद वेस्ट पाकिस्तान। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो डिवाइड हुए थे वो ऐसे थे कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा से एक यूनिट था
ठीक है, वहां पर जो मुसलमानों की मेजोरिटी थी वो एक ही जगह पर थी, तो उन सबको एक ही यूनिट बना दिया गया। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो थे वो स्कैटर्ड थे। कुछ पंजाब में मेजोरिटी थी, कुछ एनडब्ल्यूएफपी में थी, कुछ बलूचिस्तान में थी। फिर उसके बाद था कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें बलूचिस्तान जो था पाकिस्तान का सूबा 1970 में बना है, उससे पहले उसको सूबे का स्टेटस नहीं था। इसी तरह से बहावलपुर एक स्टेट थी, वो सूबा नहीं था पाकिस्तान का। बहावलपुर एक प्रिंसली स्टेट थी, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। सवात ने भी ऐसे पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। इसी तरह से कुछ ट्राइबल जो है बेल्ट के, जो फाटा वाली साइड के कुछ एरियाज थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ठीक है, उनको सूबों का दर्जा नहीं दिया गया था। सूबों का दर्जा किसके पास था? सिर्फ सिंध के पास और पंजाब के पास। ठीक है, और वहां से ईस्ट पाकिस्तान, वो एक तरह की आप स्टेट्स कह सकते हैं। बाकी जो थी वो स्टेट्स नहीं थी। बलूचिस्तान से पता क्या मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान का? उन्होंने कहा था बलूचिस्तान ने कि हम ठीक है आपके साथ इल्हाक कर लेते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप हमारा अलग स्टेटस देंगे, हमें अंदरूनी लेवल पर हमारी ऑटोनॉमी होगी, हम खुद मुख्तार होंगे, आप सिर्फ हमारे बैरूनी जो मसाइल हैं, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, वो आप संभालेंगे, अंदरूनी मामला हम खुद संभालेंगे। जैसे आज आजाद कश्मीर है, ठीक है, वो उस तरह का स्टेटस बलूचिस्तान चाहता था। एनडब्ल्यूएफपी ने भी जब रेफरेंडम किया था, उसमें आप पाकिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी के आपस में यही मुआहिदा हुआ था कि हम उनको ऑटोनॉमी देंगे, हम उनके अंदरूनी मामला में दखल नहीं देंगे, वो सिर्फ हमारे साथ इल्हाक करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या था, जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ना 9 यूनिट्स थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। इसमें से 2 पंजाब और सिंध, ये जो थे वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, बाकी जो थे इन्होंने इल्हाक किया हुआ था पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इन सबको, ये 9 जो थे, इनको सूबे नहीं कहा जा सकता था, इसलिए इन सबको नाम दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। समझ आइए आपको? जी क्लियर है शहरिया? अच्छा, हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि अगली डिबेट आ गई कि प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कायदे आजम जो थे वो पर्सनली वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हक में थे, क्योंकि कायदे आजम देखते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना सोशल डिवाइड बहुत फैला हुआ है। फ्यूडल्स हैं बड़े बड़े, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, और अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी लेके आते हैं तो ये लोग इलेक्शन लड़कर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे और ये फिर कंट्रोल कर लेंगे पॉलिटिक्स को, जैसे आज तक हमारी पॉलिटिक्स कंट्रोल हुई है। तो कायदे आजम चाहते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ना हो पाकिस्तान में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, जिसमें एक प्रेसिडेंट हो, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, जैसे अमेरिका में होता है, वही पूरे मुल्क को जो है वो चलाए, और मुल्क के मुख्तलिफ ऑर्गन हो, जिसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो मुल्क की, एक एग्जीक्यूटिव हो जिसमें प्रेसिडेंट हो, एक जुडिशरी हो, और इन तीनों के दरमियान चेक्स एंड बैलेंसेस हो, ताकि हम सही तरह से मुल्क को गवर्न कर सकें और डेमोक्रेटिक वे में हम उसे चला सकें। जैसे आज अमेरिका का निजाम, फ्रांस का निजाम चल रहा है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे चल रहा है। तो कायदे आजम की डेथ हो गई। अच्छा, कायदे आजम को कंट्रोवर्शियल करने के लिए जो कायदे आजम के खिलाफ फैक्शन थे, वो कायदे आजम के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि जी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की इसलिए बात करते हैं कि खुद अथॉरिटेरियन रूलर बनना चाहते हैं, तो इन्होंने जो हमें आजाद करवाया, हमें उस आजादी का क्या फायदा जब ये खुद गवर्नर जनरल बनकर अपने पास पावर्स रखना चाहते हैं। तो इसका काउंटर नैरेटिव ये है कि उस टाइम तो कायदे आजम बिल्कुल, जब उन्होंने बात की थी, वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में थे, और कायदे आजम तो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो एक नेशन वाइड लीडर थे, एक नेशनल लीडर थे। तो कायदे आजम एक सियासतदान नहीं थे, वो लीडर थे जिन्होंने एक विजन दिया और जिन्होंने एक मुल्क लेके दिया। तो पॉलिटिक्स उनका जो है वो कोई भी मकसद नहीं था, विजन नहीं था। और वो वैसे भी उस टाइम पे जिंदगी के आखिरी हिस्से में थे, जब उनकी हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट हो चुकी हुई थी। तो तब उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मेरा नैरेटिव ये है कि जी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो कायदे आजम जो, और आज उनका वो नैरेटिव बिल्कुल सही साबित होता है। आज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आप देख लें कि हमारे इदारे चल नहीं पा रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस का निजाम नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन क्या हुआ, कायदे आजम की डेथ के बाद वही फैक्शन जो डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नाफिज नहीं होने दिया। उन्होंने फिर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी वो सपोर्ट किया, और पाकिस्तान में फिर ऑफिशियली जो है 1956 के आयन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नाफिज किया गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स।
कि सीट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो पार्लियामेंट के अंदर, ये प्रोपोर्शन वाइज होनी चाहिए या ये इक्वालिटी वाइज होनी चाहिए। अब फिर थोड़ी डायनामिक्स सुने। जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, उसमें पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 54% थी। मसलन 54% पाकिस्तान जो मुसलमान है पाकिस्तान के लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, बाकी 46% लोग वो वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे। तो प्रोपोर्शन वाइज अगर हम करते तो ईस्ट पाकिस्तान ने डोमिनेट करना था असेंबलीज के अंदर। कंट्रोवर्सी आ गई। वेस्ट पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि प्रोपोर्शन वाइज रिप्रेजेंटेशन हो असेंबलीज में, क्योंकि उसे पता था ईस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करेगा, वहां पे लोग ज्यादा है। वेस्ट और दूसरी ज्योग्राफिक डायनामिक्स देखते हैं। पूरा जो पाकिस्तान था उसकी अगर ज्योग्राफी देखें तो 84% जो एरिया था, ज्योग्राफी थी, वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। 16% जो टेरिटरी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के पास थी। तो वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि जी पार्लियामेंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं वो प्रोपोर्शन के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। उसकी दो रीजन, एक तो ये रीजन थी ना कि वेस्ट पाकिस्तान में 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। उन 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बराबर में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था ईस्ट पाकिस्तान का, उसके पास तो पावर्स ही पावर्स थी। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं असेंबलियों में तो ईस्ट पाकिस्तान ने तो वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे उनको साइड पे लगा देना था वेस्ट पाकिस्तान को। तो वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि जी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मानेंगे। उसकी दो रीजंस दी, दो इन्होंने अपनी जो है वो दलाइल दिए कि हम क्यों नहीं मानेंगे। पहला, उन्होंने कहा कि जी देखें ठीक है हम बात आपकी मानते हैं कि जी 54% पॉपुलेशन आपके पास है, 46 हमारे पास है। उसने कहा ज्योग्राफी तो सबसे ज्यादा हमारे पास है ना, 84% वेस्ट पाकिस्तान के पास टेरिटरी है, 16% आपके पास है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं 54% पॉपुलेशन की, उसमें से जो 25% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है, हिंदुओं की है, अगर वो वहां पर जो सीटों में आ गए और वो अगर असेंबलियों में आ गए तो वो तो फिर मुसलमान हिंदुओं का मसला दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और वो कोई भी अगर हम इस्लामिक प्रोविजंस को नाफिज करना चाह रहे होंगे वो नहीं करने देगी। इस पे जो जवाब ईस्ट पाकिस्तान ने दिया वो बड़ा लॉजिकल था। उन्होंने कहा पहली बात जो आप कर रहे हैं कि आपकी ज्योग्राफी 84% है, हमारी 16% है। उसने कहा असेंबलीज के अंदर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, ज्योग्राफीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ठीक है, वैलिड आर्गुमेंट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जो 25% हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी आप बेशक हम सबकी सीट्स मिला लें आपस में, अपनी भी और हमारी भी, या अकेली हमारी रहने दें। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इतनी सीट्स हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनको हिंदुओं को जो है वो सुपरसीड कर देंगे। ये बात तो नहीं है कि अगर 100 सीटें हैं ईस्ट पाकिस्तान की तो उसमें 50 हिंदुओं के पास चले जाएंगी, मैक्सिमम 5 जाएंगी, 10 जाएंगी, 90 तो मुसलमानों के पास ही रहेंगी ना। तो वो कैसे किसी कानून साजी को रोक सकते हैं। खैर वेस्ट पाकिस्तान वाले नहीं माने, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होना। अच्छा, अब हमने बात अभी की थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई थी जिसका मकसद था कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स की दें जिसके ऊपर हमारा आइन खड़ा हो। तो उन्होंने पहली अपनी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करवाई और उन्होंने एक स्केलेटन बना के दिया कि जनाब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये ऐसा होना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जी हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। फेडरल का मतलब ऊपर सेंटर, नीचे प्रोविंसेस। दूसरा ये कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो ये कि बायकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर हो। बायकैमरल का मतलब क्या, ऊपर अपर हाउस नीचे लोअर हाउस, जो हम पहले बात करते हैं। सेंटर के अंदर बायकैमरल लेजिस्लेचर हो और प्रोविंसेस के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो। समझ आ रही है? बना के दिखा दूंगी सर, बना दें प्लीज। देखें, ये ऊपर सेंटर है और ये नीचे प्रोविंसेस है। ठीक है, सेंटर के अंदर एग्जेक्टिव,
लेजिस्लेटिव जो है तो दो में, अपर हाउस जिसे सेनेट कहा जाता है, जो पाकिस्तान का सेनेट है वो अपर हाउस है, ये लोअर हाउस जो आज असेंबलीज है हमारी, ठीक है। इसे हाउस ऑफ द स्टेट कहा जाने लगा उस टाइम पे, इसको हाउस ऑफ द पीपल कंसिडर किया जाने लगा। और प्रोविंसेस पे वो यूनिकैमरल एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव। समझ आ गई? ये हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, ये प्री पार्टीशन में हमने जब वो पढ़े थे सारे वो एक्ट्स वगैरह, उसमें मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई। अच्छा, अब जो वो आया ना कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए, उसमें उन्होंने कहा जो लोअर हाउस है ना, यहां पर प्रोपोर्शनल वाइज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी यहां पे सीट ज्यादा होगी। मसलन यहां पे एज मिल गया ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक हो गया। लेट सपोज अगर 300 सीट्स हैं लोअर की, तो 160 इनकी ईस्ट की और 140 वेस्ट की, और वो 140 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड होंगे। तो यहां ईस्ट जो है, ईस्ट पाकिस्तान है, उसको यहां एज मिल गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ। अपर हाउस में उन्होंने कहा कि जी यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। मसलन अगर 100 सीटें हैं, लेट सपोज फर्ज किया अपर हाउस में 50 ईस्ट की 50 वेस्ट की, ईस्ट ने यहां पर शोर मचा दिया कि जनाब यहां पर आपने क्यों इक्वल दिया, यहां पर भी हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दें। उसकी वजह यह है कि अगर हम यहां पे कोई कानून साजी कर लेते हैं तो यहां पर वेस्ट पाकिस्तान उसको रोक देगा। तो ये मसला आ गया एक। सर अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों में प्रोपोर्शन के लिहाज से सीट्स थी? नहीं, अपर हाउस में प्रोपोर्शन के लिहाज से और लोअर हाउस में इक्वालिटी की बेसिस पे, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा थी ना पॉपुलेशन, उनको यहां पे सीट ज्यादा मिलनी थी, यहां पे इक्वल हो जाना था। तो ये दरअसल यहां पर एक ये मसला आ गया। अब ये आगे मैं बताऊंगा कि इसमें डिबेट्स क्या हुई है और रिजेक्ट क्यों हो गई है पहली इंटरनल रिपोर्ट। अच्छा, दूसरा इसमें भी ये कहा जाने लगा, इसकी जो और मजीद प्रोविजंस थी वो ये थी कि हाँ, एक जो ज्वाइंट सेशन बना दिया जाए, ठीक हो गया। एक ज्वाइंट सेशन भी होगा जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस के मेंबर्स इकट्ठे बैठा करेंगे, वो उस सूरत में जब कोई इन दोनों के दरमियान क्लैश आ जाएगा कि लोअर हाउस में कानून पास हो गया और वो अपर हाउस में पास नहीं हो रहा, तो वो मुशावरत के साथ फिर वो जो है पास करेंगे। तो एक ज्वाइंट सेशन जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर को बुलाया जाएगा। दूसरा मकसद इस ज्वाइंट सेशन का ये होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ऊपर, ये दोनों लोअर हाउस और अपर हाउस मिलकर ज्वाइंट सेशन के अंदर उस हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करेंगे। आज भी अगर आप देखें ना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक कंबाइंड सेशन में होता है, जिसमें सेनेट और जो असेंबली है ना वो आपस में मिलती हैं, वो जाकर इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, और उसके साथ नीचे प्रोविंशियल असेंबलीज में मिलती है। तो ज्वाइंट सेशन का ये मतलब था, ठीक है। और दूसरा ये था कि हेड ऑफ स्टेट्स की पावर, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट्स को जो है वो पावर ज्यादा दी गई थी। हेड ऑफ स्टेट्स कौन था? वो गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके पास पावर्स थी कि वो गवर्नर्स को नॉमिनेट कर सकता था, मिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स को नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है। और वो अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता होता था। अब प्राइम मिनिस्टर ये सारे जीत गए, असेंबलियों में आ गए, उसमें से हेड ऑफ द स्टेट जो है प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपनी यहाँ की कैबिनेट बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करेगा वो हेड ऑफ स्टेट की मुशावरत से करेगा। तो हेड ऑफ स्टेट के पास पावर्स थे। और दूसरा इसके अंदर ये था कि हेड ऑफ स्टेट जो था वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ये भी प्रोविजन थी, ठीक है। नॉन मुस्लिम भी हो सकता है हेड ऑफ स्टेट। दूसरी बात इसमें यह थी कि हेड ऑफ स्टेट और जितने मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, इनको इम्यूनिटी दे दी गई थी कि ये कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, ये किसी को जवाबदेह नहीं है, ये किसी किस्म की जो है वो नहीं हो सकती। तो ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी, और हाँ, नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी। तो यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को। सबसे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान ने इसके ऊपर इतराज उठाया। वो यही उठाया कि जी आपने हमें ऊपर क्यों नहीं जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है वो उलमाज ने यहाँ पर उठाया। उलमाज ने कहा कि जनाब आप कैसे एक इस्लामिक रियासत के अंदर आप नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। ये मसला उठा दिया। तीसरा जो था, हाँ, दूसरा मसला इन्होंने ये उठाया
कि जी इस्लाम के अंदर तो जो खलीफा होता था उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती थी, तो आपने किस बेसिस पे इनको इम्यूनिटी दे दी? ठीक है। तीसरा एतराज जो है प्रोविंशियल जो पार्टीज थी उनकी तरफ से उठाया गया, और जो प्रोविंशियल लीडर्स उनकी तरफ से उठाया गया कि जनाब आपने तो इसमें तो सेंटर को पावर इतनी ज्यादा दी, सारी पावर हेड ऑफ स्टेट के पास है, ठीक है, तो प्रोविंसेस को तो ऑटोनॉमी नहीं दी। तो इसी वजह से ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो इंटरिम रिपोर्ट थी उन्होंने पहले बनाई वो रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पर कोई मसला है तो पूछें, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है पूछें। हाँ जी, क्लियर हो गया? सर जॉइंट सेशन में जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि बोथ हाउसेस विल इलेक्ट द हेड ऑफ द स्टेट, राइट? हाँ जी, जस्ट वांटेड टू बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर जब, अच्छा फिर फाइनल रिपोर्ट आई, इसमें चेंजेस की गई, फाइनल रिपोर्ट आई। फाइनल रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस की गई? फाइनल रिपोर्ट में ये चेंजेस की गई कि ये जो लोअर हाउस है, यहां पर पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया, यहां पर भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी, और मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि लोअर हाउस जो है यहाँ पे इसकी 400 सीट्स होंगी, 200 ईस्ट पाकिस्तान की होंगी, 200 वेस्ट पाकिस्तान की होंगी, और अपर हाउस में 120 सीट्स होंगी, 60 ईस्ट की होंगी, 60 वेस्ट की होंगी। तो ईस्ट में यहाँ पे फिर इतराज उठा दिया कि जनाब हम तो आपसे यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल मांग रहे थे, आपने हमारी ना ये बात सुनी, आपने उधर भी इक्वल कर दी है। सर बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है? जी अब क्लियर है, नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। अब ये देखें, उन्होंने डिमांड क्या किया था कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल दें, तो फाइनल में उन्होंने उस डिमांड को इग्नोर कर दिया, यहां पर भी उन्होंने लोअर असेंबली के अंदर भी जो है वो इक्वल कर दी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहली इंटरिम रिपोर्ट आई थी ना, उसमें ईस्ट पाकिस्तान ने लैंग्वेज के ऊपर भी सवाल उठाया था कि जनाब आप बंगाली को भी जो है नेशनल लैंग्वेज, आप उर्दू आपने क्यों उसको नेशनल लैंग्वेज रखा, ठीक है, तो पहली इंटरिम रिपोर्ट में वो भी उनकी तरफ से इतराज था। अच्छा, एक तो ये आ गया, एक तो उसमें ये चेंज हुई जो फाइनल रिपोर्ट थी। दूसरी चेंज ये हुई कि इन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का निजाम लिया है कि जो नॉन मुस्लिम की सीट होंगी वो उसके ऊपर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, उनको हिंदू या उनकी उनकी कम्युनिटी के वोट जो है वो दे सकते हैं, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हमने पाकिस्तान मूवमेंट में की। तो कम्युनल लाइंस के ऊपर जो है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी कि जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उस पर वो लड़ेंगे इलेक्शन। फिर इन्होंने सेंटर को जो है वो पावर ज्यादा दे दी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वो जो हेड ऑफ स्टेट की वो जो शिक थी कि जनाब वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, वो हटा दी, अब हेड ऑफ स्टेट मुसलमान ही हो सकता है। दूसरा ये कि जो है हेड ऑफ स्टेट और जो बाकी हेड ऑफ स्टेट नहीं उसके नीचे जो लेजिस्लेचर है वो जवाबदेह होंगे अदालतों को। फिर इन्होंने ये क्या किया, एक बोर्ड बना दिया उलमा का कि एक उलमा का बोर्ड बनाए, वो जो है एडवाइस करे जो जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं, लॉ बन रहे हैं, उसके अंदर वो इस्लामिक प्रोविजंस के लिहाज से जो है वो अपनी अपनी जो है वो बताएं कि वो कैसे होनी चाहिए, इस्लामिक प्रोविजन की जो है वो इंटरप्रिटेशन करें। और जो नेशनल लैंग्वेज वाला मसला था उसको उन्होंने वैसे इग्नोर कर दिया, वैसे नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एतराजात क्या उठे? एतराजात 2-3 उठे। एक तो यही उठा ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब आपने हमें इक्वल कर दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वेस्ट पाकिस्तान को ज्यादा इख्तियार दे रहे हैं, हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा एतराज उठाया जी इन्होंने कि जनाब आपने लैंग्वेज का हमारा मसला फिर हल नहीं किया, ठीक है, उर्दू का किस बेस पे जो है वो लैंग्वेज आपने जो है वो करार दी है एक नेशनल लैंग्वेज। बंगाली हम 54% लोग बंगाली बोलते हैं, इस पे भी आगे जाके उर्दू कंट्रोवर्सी, उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी भी बात करें। दूसरा इसमें ये मसला आ गया कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा जनाब आपने किससे पूछ के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी है, हमने आपसे डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की, हम तो सेपरेट इलेक्टोरेट पे नहीं लड़ना चाहते इलेक्शन, हम तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स पे लड़ना चाहते हैं कि हमें एक बंदा हिंदू खड़ा है उसको हिंदू की वोट दे सकता है, उसको मुसलमान की वोट दे सकता है।
तो आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट की क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो आपसे डिमांड नहीं की। और हमने क्यों डिमांड नहीं की? सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आप दे रहे हैं किसी कम्युनिटी को, इट मींस उसको उनको आप सेकंड क्लास सिटीजन मान रहे हैं, उनको आप मिनॉरिटीज मान रहे हैं, उनको आप फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा कायदे से हम तो बात ये करते थे कि हर कोई बराबर होगा, और ये इतराज उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी उठाया था कि आप जो है जो इस्लामिक प्रोविजंस डाल रहे हैं, इससे आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आपने शिफ्ट डाली है कि हेड ऑफ स्टेट मुसलमान ही बनेगा, तो इसका मतलब नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। इसका मतलब ही ये है कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है, हमारी फर्स्ट क्लास सिटीजन की हैसियत ही नहीं है। तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स चाहिए। ठीक है, ये मसला आ गया। फिर दूसरा एक और मसला मैंने बताया आपको, ये लैंग्वेज का। और फिर उलमास का हालात ये है कि उनको हाथ पकड़ाओ बाजू पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा जी आपने बोर्ड तो बना दिया है, अब बोर्ड में आपने ये तरीका इस्तेमाल किया है कि जी हमें उलमा प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा, जी हमें हेड ऑफ स्टेट क्यों इलेक्ट करें, हम जी किसी के मातहत नहीं, हम नहीं इलेक्ट होंगे ऐसे। उन्होंने भी ये जी एक नया मसला खड़ा कर दिया कि बोर्ड ऑफ उलमा में जो है हेड ऑफ स्टेट जो है उसके पास उससे पावर दीजिए, वो नहीं हमें इलेक्ट कर सकता, वो नहीं हमें नॉमिनेट कर सकता, इधर ला के बिठा सकता। ठीक है, तो ये दरअसल बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो दूसरी रिपोर्ट थी, जिसे ख्वाजा नाजिमुद्दीन रिपोर्ट कहा जाता है, ये भी रिजेक्ट हुई। इसके बाद जो था एक मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? ये एक ब्यूरोक्रेट थे, ये दरअसल एम्बेसडर टू यूएस सर्व कर रहा। तो मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर आके बनाया गया था गुलाम मोहम्मद की तरफ से। उसकी वजह ये है कि गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे, उनके नीचे जो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को जो है हटा दिया गया था गुलाम मोहम्मद की तरफ से, और उसकी जगह लाकर मोहम्मद अली बोगरा को बिठा दिया गया। अभी मोहम्मद अली बोगरा ने इस मसले को हल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे कहा जाता है बोगरा फॉर्मूला। ठीक है, उसने कहा एक तो जो लैंग्वेज का जहां तक मसला है ना, बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा था, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कहा, मोहम्मद अली बोगरा ने, उसने कहा कि ये जो असल में 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वेस्ट पाकिस्तान के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ईस्ट पाकिस्तान के, टोटल 10 बनते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान इसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना, इनको हम 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, और बाकी जो वो बहावलपुर है, सवात है, ट्राइबल एरिया, उन सबको इनके अंदर डाल दो। 4 ये बन जाए और एक बन जाए उधर से ईस्ट पाकिस्तान, टोटल बन गए 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक हो गया। उसने कहा इसका हल क्या है? हल ये है ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। उसने कहा अपर हाउस में टोटल रखे 50 सीटें, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की 10-10 सीट्स। ठीक है, मसलन 10 सीट्स पंजाब की, 10 ईस्ट पाकिस्तान की, 10 NWFP की, 10 बलूचिस्तान की, 10 सिंध की। अपर हाउस में आप 10-10 सीटें देके आप जो है वो इनको यहां पे बिठा दें। ईस्ट पाकिस्तान की 10 और वेस्ट पाकिस्तान में जो 10-10-10 चारों की, तो वेस्ट पाकिस्तान की टोटल कितनी होगी? 40, और ईस्ट पाकिस्तान की होगी 10 अपर हाउस में। ठीक है, लोअर हाउस में उसने कहा कि टोटल रखें 300 सीटें, 300 सीट्स रखते हैं यहां पे। 300 में से 165 दें आप ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है, और 135 दें आप वेस्ट पाकिस्तान को। ठीक हो गया। अब होगा क्या? होगा ये कि एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको। ये है अपर हाउस, ये है लोअर हाउस, ये है ईस्ट पाकिस्तान, ये है वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अपर हाउस में इनकी कितनी सीटें? 10, इनकी कितनी सीटें? 40, चारों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की 10-10। यहां इनकी कितनी सीटें? 165, और इनकी कितनी सीटें? 135। 165 plus 10 equals to 175, 135 plus 40 175।
इक्वालिटी भी दोनों को मिल गई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई। जो लोअर हाउस है उसमें ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, ठीक हो गया। ईस्ट पाकिस्तान यहां से कोई कानून पास करवा के ऊपर जाएगा अपर हाउस में, तो अपर हाउस में किसकी मेजॉरिटी है? 40 सीटों के साथ वेस्ट पाकिस्तान। तो दोनों मशावरत के साथ कोई पॉलिसीज को अगर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, कानून साजी करना चाहेंगे, तो होगी नहीं तो नहीं होगी। और इन दोनों के मसाइल को हल करने के लिए एक ज्वाइंट कमीशन बना, ज्वाइंट जो है वो सेशन हुआ करेगा, वही जो मैंने अभी आपसे बात की। वो ज्वाइंट सेशन में ये दोनों अपने डिफरेंसेस को वहां पे बैठकर हल करेंगे। और वो ज्वाइंट सेशन में कम से कम, अगर आपने ज्वाइंट सेशन में कानून, लेट सपोज एक कानून साजी शुरू हुई अपर हाउस में, जो लोअर हाउस के अंदर वो जो है वो एक्सेप्ट हो गई, जाके अपर हाउस में रिजेक्ट हो गई, अब वो ज्वाइंट सेशन में लेके जाई जाएगी, क्योंकि मसला आ गया। ज्वाइंट सेशन में अपर हाउस लोअर हाउस के सारे मेंबर्स बैठेंगे और 30% वोट अगर उसको मिल जाते हैं कानून साजी में, लेजिस्लेशन को, उस कानून को पास कर दिया जाए। समझ आइए बात की कि यहां पर भी इक्वालिटी है, यहां पर भी, यहां पर लोअर हाउस में इनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, अपर हाउस में इनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। इसको कहते हैं बोगरा फॉर्मूला। इसके मुताबिक जो है ये मसले को हल किया गया था। और उर्दू हिंदी जो बंगाली जो कंट्रोवर्सी थी, उसमें इन्होंने ये किया था कि जनाब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। समझ आ गई बात की? कोई मसला किसी किस्म का तो पूछें। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन जी? सर जो फर्स्ट वाला आपने बताया था, इसी में जब फर्स्ट लेजिस्लेशन प्रपोज की गई थी, उसमें भी तो यही था ना कि वो ईस्ट पाकिस्तान वाले यही कह रहे थे कि हमारी नीचे तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम अगर कोई बिल पास करेंगे और वो ऊपर जाएगा, वहां पे जाके अगर वो मंजूर नहीं होता। यहाँ पे भी वो वाली बात तो सेम ही है, मतलब दोनों में डिफरेंस उस तरीके से कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में इक्वालिटी इतनी थी ना सीट्स में, ओवरऑल तो इक्वालिटी मिल गई ना उनको। बात समझ रही? ओवरऑल तो इक्वालिटी मिल गई कि यहाँ लोअर हाउस में उनको 165 सीट्स मिल गई, यहाँ 10 मिल गई, यहाँ उनको 135 मिल गई, या 40 मिल गई, दोनों इक्वल है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहां पर मसला आ जाए वहां पर ये सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को मसाइल नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान को थे ना। पहली जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी उसमें वेस्ट पाकिस्तान का यहाँ पर कंसर्न नहीं नोट्स में बताया हुआ, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो वेस्ट पाकिस्तान ने वो कौन सा मांगी थी? वेस्ट पाकिस्तान ने कहना था जनाब ऊपर आप इक्वालिटी दे रहे हैं, नीचे आप प्रोपोर्शनली आप उनको पावर ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारे पास कहां से गई? ईस्ट पाकिस्तान का तो कंसर्न आपने देख लिया पहले रिपोर्ट में। वेस्ट पाकिस्तान का भी तो ये कंसर्न हो सकता था ना कि आपने नीचे तो प्रोपोर्शनली दे दिया, ऊपर आपने इक्वालिटी दे दी, तो नीचे आपने क्यों प्रोपोर्शनली दिया, नीचे भी इक्वालिटी दें। तो जब ये मसाइल आते हैं फिर आपको एक दूसरे को कंपेंसेशन देनी पड़ती है। तो जो सबसे एक कॉमन सेंस जो एक नजर आती है और एक प्रैक्टिकल फार्मूला नजर आता है, वो यही फार्मूला था कि यार ठीक है, दोनों फैक्शंस को आप कंपेंसेट करो, मिलजुल कर चलो। समझ आ गई बात की? जी सर, अभी थे। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज कंट्रोवर्सी की। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी देखें, वही बात कि 54% लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाल में थे वो, उनका ये मानना था कि जी पूरे पाकिस्तान में 54% लोग बंगाली बोलते हैं और उर्दू सिर्फ 6% लोग बोलते हैं। तो आपने किस बेस पे उर्दू को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया? दूसरा मसला ये था कि वेस्ट पाकिस्तान में भी लोग उर्दू नहीं बोलते थे। ये उर्दू पता कौन लोग बोलते थे? ये वो लोग थे जो महाजिर थे, वहां से हिजरत करके आए थे, और इन्होंने, और ये लोग ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, फिर कुछ इनमें से पॉलिटिक्स में आ गए, तो इन्होंने फिर ज्यादा प्रमोट किया जी उर्दू होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि जनाब उर्दू तो 6% बोली जाती है, वो किस बेस पे आप उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं? तो वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि हम उर्दू को, या कायद आजम ने भी एक स्पीच की थी 19, ये जैसे ही पाकिस्तान बना था तभी ये मसला स्टार्ट हो गया था। कायद आजम ने जाकर ईस्ट बंगाल में एक स्पीच की थी जिसमें स्टूडेंट्स यूनियन से उन्होंने खिताब किया था, और उन्होंने कहा था देखो यार, हमने पाकिस्तान जो लिया है, पाकिस्तान की बुनियाद ही उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बनी थी। ये लैंग्वेज ही तो बुनियाद बनी थी 1967 में, 1867 में, जब सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थ्योरी दी थी।
वो वही वहां से तो मसला स्टार्ट हुआ था जिस पे एट द एंड हमने आके मुल्क अपना लिया। तो वो फिर हमें इसीलिए उर्दू जो है नेशनल लैंग्वेज, बंगालियों ने कहा कि बोली नहीं जाती 6% तो लोग बोल रहे हैं आपके। बंगालियों ने रिजेक्ट कर दिया था कायद आज़म को, उस नैरेटिव को नहीं माना था उन्होंने। उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन 1952 में गए, उस टाइम हालात बड़े खराब हो गए थे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने जाके खिताब किया, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन बंगाली नहीं कन्विंस हुए। और फिर 1953 के अंदर इन्होंने दफा 144 लगा दी, जो आजकल भी लगी हुई है। सेक्शन 144 में ये है कि आप 4-5 लोग इकट्ठे गैदरिंग कर नहीं सकते। तो वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए इसके रिवाइवल के लिए बंगाली लैंग्वेज के। वो पुलिस फोर्सेस ने उनके ऊपर गोलियां चला दी, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स मारे गए, मसला बढ़ गया। तो 21 फरवरी का दिन था, फिर उसको बांग्लादेश आज तक जो है 21 फरवरी को मार्टर डे के तौर पर मनाते हैं। और फिर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की जो ये ऑर्गन है, उन्होंने भी इसको जो है इंटरनेशनल मदर डे का जो है वो नाम दे दिया, और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। उसका बैकग्राउंड पे ये था कि हमने इनके साथ जुल्म किया। तो फिर ये बोगरा फार्मूला में मसला हल हुआ था। उसके बाद 1959 में दोनों जो जबानें थी इनको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा करार दिया गया था। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारी, और नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर ये दोनों बंगाली और ये थी। दरमियान में कुछ जो थे रिलीजियस फैक्शंस थे, उन्होंने एक और भी हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने बंगालियों का, देखो यार ऐसा करो, आप लोग कुछ टाइम ले लो, आप लोग ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हो ना, अपनी जो हिंदी स्क्रिप्ट है, आप उसमें ना लिखो, आप अपनी लैंग्वेज जो है ना, बोलने में जो भी बोल रहे हो आप उसको राइटिंग में ना अरेबिक वर्जन में चेंज कर लो। बंगालियों ने कहा हम इसको क्यों चेंज करें, हमारी ये जो है वो नेटिव लैंग्वेज है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो वो फिर आगे जो है फिर मसला मजीद ज्यादा खराब हुआ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ये जो सारे मसाइल आ रहे थे, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि नौयत का कि किस किस्म के मसाइल का हमें सामना था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ, ठीक है, और यही वो रूट कॉजेस थे जिसकी वजह से आज तक हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं हो सकी, हमारे मुल्क में गवर्नेंस फ्लरिश नहीं हो सकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे 1954 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही थी, ऊपर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बैठे हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें एक चेंज जो की वो ये की कि गवर्नर जनरल से इन्होंने कुछ पावर्स जो है वो ले ली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें गवर्नर जनरल की पावर्स को ले लिया गया। गवर्नर जनरल की पावर्स क्या थी? एक तो गवर्नर जनरल के पास पावर्स ये थी कि इसको देखें, अभी तक जो पाकिस्तान में आयन चल रहा था ना, ठीक है, वो दरअसल 1935 का गवर्नमेंट एक्ट चल रहा था, वही जो हमने पढ़ा था, लेकिन उसका अमेंडेड वर्जन चल रहा था। 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो 1935 के एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस की गई थी और उसको नाम दिया गया था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1947, पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ये होता है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो आपके मुल्क में, तो कुछ देर के लिए आप प्रोविजनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं। तो वो 1935 के एक्ट में कुछ चेंजेस करके एक प्रोविजनली आप एक आयन चला रहे थे। अब 1935 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के पास पावर्स जो है वो बड़ी एक्सटेंसिव पावर्स थी। तो 1947 का जो था, इसमें भी गवर्नर जनरल के पास पावर्स जो थी वो नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स थी। अब पावर्स क्या थी? पावर्स ये थी कि गवर्नर जनरल के पास एक इख्तियार था, उसको कहते हैं प्रोडा एक्ट, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव, PRO, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, तो एक्ट, सॉरी लिख देते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक है, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, प्रोडा। प्रोडा क्या है? प्रोडा एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल के पास पावर्स थी कि किसी भी लेजिस्लेचर को, जो एक कानून साज है, या किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी आर्मी जर्नल को ये घर भेज सकता है अगर वो जो है वो काम अपना सही नहीं कर रहा या वो कोई भी मसले मसाइल।
तो ये एक किस्म की जो थी एक नॉन डेमोक्रेटिक पावर थी कि गवर्नर जनरल की अगर किसी के साथ बनती नहीं है वो ऐसे किसी को खा भेज देगा। तो गवर्नर जनरल को ये प्रोडा एक्ट जो है उससे वापस ये जो रिपील इसको करने की बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और ये बात हुई थी कि इससे जो है पावर्स इसकी मजीद जो है वो कम की जाए गवर्नर जनरल की, ताकि हम एक सही तरीके से जो है जो है डेमोक्रेसी को चला सकें। अब ये गुलाम मोहम्मद जो था ये कराची गया हुआ था, कराची से बाहर गया हुआ था। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा कि जनाब ये आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, आउट ऑफ स्टेशन है, हम इस गैर मौजूदगी में जो है ना ये कानून साजी करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये करवा देते हैं, इसकी पावर्स को कम कर देते हैं। तो गवर्नर जनरल जब आया तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास चल रहा था, इसने वो इजलास को एडजर्न किया कुछ देर के लिए और इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो फारिग कर दिया और इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 9 साल हो गए चलते हुए, ये कानून सही तरह से बना नहीं पा रही, इनसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा, लिहाजा ये फारिग है, हम नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। उसने क्या किया, अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसकी कैबिनेट बनाई। प्राइम मिनिस्टर वही था मोहम्मद अली बोगरा, और उसके नीचे कैबिनेट बनाई और उसने मामला चलाना शुरू कर दिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इस असेंबली का प्रेसिडेंट था, उसका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो ये खत्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से, जो मौलवी तमीजुद्दीन थे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी कि जनाब ये जो गवर्नर जनरल है इसने ये एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म की है, लिहाजा आप इसको जो है इस पे अपनी जजमेंट। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये जो गवर्नर जनरल है इसने अपनी वो पावर्स इस्तेमाल की हैं जो कॉलोनियल ईरा के अंदर गवर्नर जनरल को दी गई थी, जो कि एक गुलामी का दौर था। तो लिहाजा जो पावर्स उसने इस्तेमाल की हैं वो आज के दौर में उनकी हैसियत नहीं होनी चाहिए। तो सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला सुनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा बहाल कर दिया। अब जो फेडरल गवर्नमेंट थी, गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट, वो ये फैसले के खिलाफ अपील लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मतलब उस टाइम फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। फेडरल कोर्ट ने फैसला सुना और फेडरल कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये जो गुलाम मोहम्मद ने असेंबलीज डिसॉल्व की हैं, जरूरत के तहत ये डिसॉल्व की जा सकती है। तो उस टाइम की फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवा दी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि जरूरत के तहत। वो जरूरत किस किस्म की है ये आज तक समझ नहीं आई कि भाई कौन सी जरूरत, वो जरूरत डिफाइन तो करो, किस किस्म की जरूरत, वो कोई डिफाइन नहीं है। तो ये वो पहला इनिशिएटिव कह लें या वो पहला आप उसको कह लें कि एक डेवलपमेंट थी जिसने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को तबाह किया, जहां पर आपकी अदालतों ने एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, जिससे डेमोक्रेसी फ्लरिश हो रही थी गवर्नर जनरल की पावर्स को खत्म करके, और गवर्नर जनरल ने अपने मकसद के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और सिंध हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाकर उसको रिवाइव किया और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने उसी को जो है वो उसके नुलिफाई करार दे दिया सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा डिसॉल्व हो गई। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बाद में पूरी हिस्ट्री में आपकी बार बार इस्तेमाल हुआ। अयूब खान ने इसको इस्तेमाल किया, मार्शल लॉ लगाया, जिया ने इसको इस्तेमाल किया, मार्शल लॉ लगाया, मुशर्रफ ने इसको इस्तेमाल किया, मार्शल लॉ लगाया, याहिया खान ने अयूब खान के बाद मार्शल लॉ इसको इस्तेमाल किया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। तो यहाँ जुडिशरी का, अदालतों का रोल डेमोक्रेसी को डिटेल करना है। इसको कहते हैं मौलवी तमीजुद्दीन केस, 1954 ही बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जी मोहम्मद अली, जो गुलाम मोहम्मद था, इसने क्या किया, इसने 1955 के अंदर एक सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई अपने लिहाज से, जो इसको जो है वो सूट कर रही थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर आयन बनाना शुरू किया। उसके अंदर इन्होंने सोचा, और फिर मोहम्मद अली बोगरा जो था उसको वापस भेज दिया गया, यूएस एम्बेसडर लगा दिया गया, और उसकी जगह चौधरी मोहम्मद अली को जो है वो लगा दिया गया प्राइम मिनिस्टर।
इन्होंने फिर एक मशवरा दिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी, उस टाइम पे जो ये मिलिट्री, ये लोग जो है ये डोमिनेट करना शुरू हो गए थे मुल्क के अंदर। इन्होंने सोचा कि ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए हुए हैं, वेस्ट पाकिस्तान मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। नो डाउट सेंटर बेशक अभी स्ट्रांग है, कल को जो है ये प्रोविंसेस जो है अपनी ऑटोनॉमी मांगेंगे। ऐसा करते हैं कि हम जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट है, हम वेस्ट पाकिस्तान को भी एक यूनिट बना देते हैं। मकसद क्या था कि पावर सेंटर में हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, हमारे हाथ में पावर हो। उस टाइम तक ब्यूरोक्रेसी आ चुकी थी, मिलिट्री आ चुकी थी डोमेन। तो क्या हुआ, 1955 के अंदर 1 यूनिट स्कीम निकाली गई, जिसके थ्रू वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया गया। मकसद उसका ये था डिवॉल्व नाउ पावर। और उस 1 यूनिट स्कीम के, अब मैं आपको थोड़ा सा जरा कंसिक्वेंसेस बताता हूं, जब मैं आपको ये बात कहता हूं कि हिस्ट्री के इवेंट्स को रिलेट किया करें। उस 1 यूनिट स्कीम के कंसिक्वेंसेस आज तक हम भुगत रहे हैं। मकसद क्या था उस 1 यूनिट स्कीम का, कि लोगों को इख्तियारात दिए जाए, जो सूबे हैं उनको ऑटोनॉमी न दी जाए, उन सबको एक यूनिट बना दिया जाए, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, और ऊपर जो मिलिट्री और आर्मी बैठी हुई है, नैरो रीड बैठी हुई है, वो सारे जो है मामला चलाए। आप अयूब खान के दौर के अंदर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई। उसके बाद केपी के जो NWF है, वो लोग अपना जो है आज तक अपना राइट्स मांगते हैं। बलूचिस्तान आज भी अपने राइट्स मांगता है कि जनाब आपने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी। आज तक बलूचिस्तान अपने वो कहता है जी आप हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, हमें राइट्स नहीं देते। आज सिंध के जो महाजिर लोग हैं वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। आज आपके मुल्क में मुख्तलिफ एथनिसिटीज अपने राइट्स मांग रही है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने उस टाइम पावर डिवॉल्व नहीं की थी, लोगों को इख्तियारात नहीं दिए थे, निचले लेवल तक पावर को नहीं दी थी, तो लोग डिसफ्रंटल्ड थे। एंड मैंने आपको बताया ना, NWFP में जब रेफरेंडम हुआ तो हमने उनको यही कहा था कि हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, इल्हाक कर लें। बलूचिस्तान से हमने यही कहा था कि हम आपके अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके इंटरनेशनल मामला देखेंगे, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे, डिफेंस देखेंगे, अंदरूनी मामला आपने खुद देखने। उस बेस पे, उस शर्त पे बलूचिस्तान ने हमारे से इल्हाक किया था, उस शर्त पे सवाद बहावलपुर ने हमारे से इल्हाक किया। तो हमने क्या किया? हमने उन सबको बंदूक की नोक पे दबाया और एक 1 यूनिट में डाल दिया। उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमारे इंसर्जेंसीज निकलती नहीं। ईस्ट पाकिस्तान भी इसी बेस पे रहता हुआ। बलूचिस्तान आज तक जो बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, वो किस बेस पे चल रही है? वो इस बेस पे जब हमने ज्यादती उनके साथ की थी, हमने उनसे जो प्लेज किया था हमने पूरा नहीं किया। आज NWFP में पश्तूनिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले पश्तून उसकी बात करते हैं, पश्तूनों के राइट्स की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने राइट्स नहीं दिए उन्हें शुरू से, आपने सप्रेस किया जब उन्होंने राइट्स मांगे। आज महाजिर इधर जो आपके यहाँ पर वो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम वहां से आए थे माइग्रेट करके कि हमें राइट्स दिए जाए, यहाँ हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे। हजारा आज आपके खिलाफ खड़े हो गए, आज आपके यहाँ सराइकीज खड़े हो गए, वो कहते हैं हमें सूबा दो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने इख्तियारात नहीं उनको दिए। शुरू से इख्तियारात ऊपर नैरो एलीट ने पकड़ ली और आज भी उन्हीं के पास ही। अपैरेंटली तो 18th अमेंडमेंट में आपने सूबों को इख्तियारात दे दिए। सूबों के ऊपर, सूबों के अंदर कौन डोमिनेट कर रहा है? सिंध में कौन डोमिनेट कर रहा है? जरदारी। पंजाब में कौन डोमिनेट कर रहा है? नवाज शरीफ। एक बिजनेस एलीट यहाँ पे ये कर रही है, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी। कौन लोग हैं? फ्यूडल्स तो हैं। पावर तो फिर भी डिवॉल्व नहीं हुई। बलूचिस्तान में कौन डोमिनेट कर रहा है? ये BLA जैसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स कौन चला रहा है? क्यों चला रहे हैं लोग? क्योंकि तब आपने गलत फैसले किए थे, और जो गलत फैसले होते हैं वो गलती नहीं होती, ब्लंडर्स होते हैं जिनका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है, एट दी आखिर तक भुगतना पड़ता है। जब तक आप रहते हैं तब तक आपको मामला देखने पड़ते हैं, और यही है कि आज हमें ये मामला देखने पड़ा है। तो ये सारी जब डेवलपमेंट्स हुई, तो इसके बाद 1956 का आयन बनाया गया। उससे पहले तक गुलाम इसाक खान की तबीयत खराब हो चुकी हुई थी, और उनको जो है वो रिप्लेस कर लिया जी सिकंदर मिर्जा ने। सिकंदर मिर्जा दरअसल मेजर जनरल था, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट था, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक था, और सिकंदर मिर्जा ने आकर ओवरटेक कर लिया।
तब तक आर्मी चीफ जो था, आर्मी चीफ कमांडर इन चीफ, वो अयूब खान बन चुका था। और इन्होंने गुलाम मोहम्मद जो था उसको भेज दिया, तबीयत उसकी खराब हो गई थी लंदन, वो वहां पर उसकी अगर डेथ हो गई। और फिर ये हुआ कि बाकी सिकंदर मिर्जा ने जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू काम किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, और 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो मेन बात ये थी कि जो हम ऊपर बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे, वो बाइकैमरल खत्म कर दिया गया और एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। ठीक है, वो अपर हाउस लोअर हाउस कुछ नहीं था, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। उसके अंदर 300 टोटल सीट्स थी, इक्वालिटी की बेसिस पे सीट्स दी गई। आधी 150 उनकी थी, 150 वेस्ट पाकिस्तान की थी। और गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन खत्म करके प्रेसिडेंट आ गया, प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा पावर्स थी। और बाकी सारी वही बातें थी जो हमने वो पढ़ी कि फेडरल कोड भी बना दिया गया। उसके बाद बंगाली और उर्दू लैंग्वेज जो है वो उनको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। ये कुछ प्रोविजंस थी 1956 के आए। फेडरेशन था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी हमारी, सेंटर के पास पावर ज्यादा थी, सूबों के पास पावर्स नहीं थी। 2 यूनिट बन चुके थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सिकंदर मिर्जा ने जो है वो 1958 के अंदर 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगा दिया और कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया। मार्शल लॉ लगाने का मतलब ये था कि उसने सस्पेंड कर दिया आयन को। उसने कहा कि ये जो नीचे ये जो कैबिनेट और ये प्राइम मिनिस्टर और ये सारे लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इनसे काम नहीं हो रहा है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। और उसने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और खुद जो है वो ऑल इन ऑल अपने पास पावर्स रख ली। प्रेसिडेंट खुद भी था वो। ठीक 20 दिन बाद अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने उसी का तख्ता उलट दिया और 27 अक्टूबर को जो है अयूब खान, 24 अक्टूबर को अयूब खान ने ओवरटेक कर लिया एज अ प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ, और सिकंदर मिर्जा को जो है वो घर भेज दिया। और वहां से ऑफिशियली अयूब खान का दौर हमें नजर आता है 1958 ऑनवर्ड्स जो है वो 1969 तक अयूब खान का दौर रहा। अब इसमें एक और केस है, वो मैं केस सुनाता हूँ, उसके बाद हम फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अयूब खान से कल हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात की थी जो इनिशिएट किया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो मौलवी तमीजुद्दीन केस। अब इस 1958 के अंदर एक और केस सामने आता है, 200 केस, 200 DOSSO 200 केस। 200 केस क्या था? 200 केस ये था कि बलूचिस्तान में एक आदमी था 200, उसने एक मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया उसने। और उसने जब कत्ल किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सजा, सॉरी उसने जब कत्ल किया तो वहां बलूचिस्तान का जो लोकल लोया जिरगा था, जिरगा सिस्टम था, जिरगा सिस्टम ने उसको सजा सुना दी। कोई भी सजा सुनाई होगी, फांसी भी सुनाई होगी, कोई भी सुनाई होगी। उसके घर वालों ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील की 200 के जो लोया जिरगा ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहां बलूचिस्तान, कहां लाहौर हाई कोर्ट? तो मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट स्कीम था, तो 1 यूनिट स्कीम के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट थी वही सारे मामला देखनी थी उधर के बलूचिस्तान के। लाहौर हाई कोर्ट ने सारी बात सुनी और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लोया जिरगा की तो कोई हैसियत नहीं है, बलूचिस्तान तो अब 1 यूनिट स्कीम के थ्रू हमारे अंदर आ गया, तो ये जो लोया जिरगा ने फैसला सुनाया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा उन्होंने पूरी बात सुनी, पूरा मामला सुना और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये 200 बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने 200 को छोड़ दिया। 200 को जब छोड़ा तो फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो फेडरल ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उसकी वजह कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने 200 को तो छोड़ दिया है, लेकिन 200 जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको लोया जिरगा ने जो है सजाएं सुनाई और वो इस टाइम जेलों में है, कुछ बेचारे वो ऊपर जा चुके हैं, फांसियां हो चुकी हैं, उनका क्या कसूर है? तो फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी 200 केस वाले में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किसके मुताबिक सुनाया? 1956 के आयन के मुताबिक उसने 200 को छोड़ा है ना। 1956 के आयन के मुताबिक ही लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया ना कि जी बलूचिस्तान की जो लोया जिरगा है उसकी कोई हैसियत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1956 का आयन तो एब्रोगेट हुआ है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
तो लाहौर हाई कोर्ट ने किस बेस पे फैसला सुनाया, तो लिहाजा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको नुल एंड वॉइड करार दे दिया। अब इस 200 केस की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी जो आला अदालत है उसने इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को सपोर्ट किया कि जो मार्शल लॉ है वो ठीक है क्योंकि एब्रोगेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात की कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है इसके थ्रू जो है वो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट को खत्म किया जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है 200 केस की। यहां से आगे हम कल अयूब खान का शुरू करेंगे और उसको फिर हम आगे जो है वो कल हम जितना पढ़ सकते हैं उसको हम देखेंगे, कितना पढ़ सकते हैं।